हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोग लिए मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10 के साइंस का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन, उसी से रिलेटेड कुल दोस्तों 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों आपके साइंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के लिए प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित कुल 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके सामने बताने का प्रयास किया है। अगर दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में दिए कुल जितने सारे क्वेश्चन है उसका दोस्तों बढ़िया से इसका कवर कर लेते हैं, इसको रिमेंबर कर लेते हैं, तो दोस्तों आपका जो प्रकाश का परिवर्तन वाला जो आपका चैप्टर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों आपका कवर हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखते रहिएगा। अगर दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक देख लेते हैं तो आपका जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन वो बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। तो दोस्तों मैं लेकर चलता हूं सबसे पहले आपको पहले प्रश्न की ओर। तो देख सकते हैं कि आपके सामने जो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिया जा रहा है। दोस्तों यहां पर कहा जा रहा है आपका कि प्रकाश निम्न में से कौन सा भौतिक कारण है। आपको दोस्तों बताना है कि जो प्रकाश है वो कैसा भौतिक कारण है। यानी कि दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग ऑप्शन देकर ये बताना कि जो प्रकाश होता है वो किस प्रकार का भौतिक कारण है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो प्रकाश होता है दोस्तों वो एक प्रकार का ऊर्जा होता है, और ये जो प्रकाश वाली ऊर्जा होती है वो किसी के अंदर तो होती नहीं है। ये जो ऊर्जा है दोस्तों हमेशा बाहर होती है, क्योंकि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य को ही माना जाता है, और जो सूर्य दोस्तों वो पृथ्वी से बाहर है, और उनके प्रकाश के कारण ही पूरी पृथ्वी दोस्तों प्रकाशित होती है। और इस धरती पर आने वाले कुल जितने भी जीव जंतु या प्राणी है उन सबको उनकी ऊर्जा के कारण ही अनेक प्रकार के दोस्तों उनके क्रियाकलाप हो पाते हैं। हमारे पेड़ पौधों का दोस्तों अच्छी तरीके से संवहन हो पाता है, बहुत सारे जीव जंतु इनकी ऊर्जा में जी पाते हैं, बहुत सारी ऊर्जा की क्रियाएं हो पाती है। सूर्य के प्रकाश के कारण अनेक प्रकार के दोस्तों आपके उपकरण तैयार किए जाते हैं, अनेक प्रकार के विद्युत उपकरण तैयार किए जाते हैं दोस्तों, बिजली उत्पादन की जाती है। बात को समझ रहे हैं ना। तो आपका जो प्रकाश है वो एक प्रकार का दोस्तों बाह्य कारण है, यानी वो किसी के अंदर उपस्थित बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का होता है कैसा कारण, तो बाह्य कारण। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसी को दोस्तों हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके सामने दिया जा रहा है आपका जो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों कहा जा रहा है प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि जो प्रकाश होता है जब वो सरल रेखा यानी जब वो सीधा गमन करता है तो उस गमन पथ को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो प्रकाश का सरल रेखीय गमन पथ होता है, यानी जिस पथ सरल रेखा पर अगर जो प्रकाश होती है वो सीधे गमन करती है, तो दोस्तों हम उस प्रकाश के जो पथ है उसको हम लोग किरण के रूप में जानते हैं। और इसीलिए जो किरण की परिभाषा होती है वो होती है ये होती है दोस्तों कि प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ क्या कहलाती है, किरण के रूप में जानी जाती है। तो आपका दो का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप लोग दोस्तों क्या कीजिएगा, किरण को ही सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इसे दोस्तों हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 3 नंबर पर। देखिए दोस्तों 3 नंबर में आपके सामने यहाँ पर कहा जा रहा है यदि प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती है तो वह किरण पुंज कहलाती है। यानी आपको दोस्तों यहाँ पर यह बताना है कि जो प्रकाश पुंज है अगर हम उसको आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के फलस्वरूप किसी एक बिंदु पर मिलती है तो इस किरण पुंज का क्या नाम है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो प्रकाश पुंज होता है वो एक प्रकार के किरणों का समूह होता है, और जब इन किरणों को समूह को आगे बढ़ाने पर ये किरणों की जो समूह होते हैं वो जब एक बिंदु पर मिलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये एक प्रकार से दोस्तों अभिसरित हो रहे हैं। अभिसरित करने का मतलब कोई किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक प्रकार का अभिसारी किरण पुंज है। यानी कि दोस्तों जब भी प्रकाश पुंज आगे बढ़ाने पर किसी एक बिंदु पर अगर मिलती है तो उस प्रकाश पुंज को हम लोग अभिसारी किरण पुंज के नाम से जानते हैं। और कहीं कहीं दोस्तों अभिसारी किरण पुंज को ही संश्रित किरण पुंज के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए दोस्तों मैंने इस ऑप्शन के माध्यम से आप लोग को दोनों नाम यहां पर देने का प्रयास किया है। यहां पर देख सकते हैं कि जो आपका अभिसारी किरण पुंज है इसी किरण पुंज को हम लोग संश्रित किरण पुंज के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो आप लोग दोस्तों बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। कोई भी अगर प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर किसी एक बिंदु पर मिलता है उसे दोस्तों हम लोग किस किरण पुंज के नाम से जानेंगे, तो अभिसारी किरण पुंज के नाम से जानेंगे। तो तीसरा का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको दोस्तों हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 4 नंबर में देखिए दोस्तों इसमें आप लोग से कहा जा रहा है यदि प्रकाश पुंज की किरणें किसी बिंदु से निकलकर बढ़ने के साथ फैलती जाती है तो वह किरण पुंज कहलाती है। दोस्तों जो आपका प्रश्न नंबर 3 था ना उसी का जस्ट दोस्तों यह उल्टा है, यह ऑपोजिट है। तो आप लोग बताना कि जब हम प्रकाश पुंज की किरणों को किसी बिंदु से निकालकर अगर हम आगे बढ़ाते हैं और वो आगे बढ़ने के साथ वो किसी बिंदु पर मिलने के बजाय वो फैलने लग जाती है तो वो कैसा किरण पुंज है। तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि कोई भी अगर
प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु से निकलने के साथ अगर वो आगे की ओर फैलती है तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि वो जो प्रकाश पुंज की जो किरणें हैं वो दोस्तों अपसरित हो रही है, मतलब वो फैल रही है। और जो प्रकाशीय किरण पुंज फैलती है उसे दोस्तों हम लोग अपसारी किरण पुंज के नाम से जानते हैं। किस किरण पुंज के नाम से जानते हैं? तो अपसारी किरण पुंज। और जो दोस्तों अपसारी किरण पुंज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अपसरित। इसीलिए मैंने दोस्तों यहां पर आप लोग को बताने का प्रयास किया है ताकि आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर क्वेश्चन में आ जाए केवल अपसारी किरण पुंज और अपसरित आपको हटा दे तो आप लोग मिस ना करें कि अब ये अपसरित किरण पुंज कौन सा किरण पुंज है। तो दोस्तों हम लोग अपसरित को ही अपसारी बोलते हैं और अपसारी को ही अपसरित बोलते हैं, संसरित को ही अभिसारी बोलते हैं और अभिसारी को ही संसरित बोलते हैं। तो चौथा का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा कि दोस्तों ये एक बिंदु से निकलकर क्या होते हैं? प्रकाश पुंज फैलते हैं आगे की ओर। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ये कौन सा किरण पुंज है? तो एक प्रकार का अपसारी अर्थात अपसरित किरण पुंज है। तो चौथा का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले वाला प्रश्न पर। इसमें दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है किस माध्यम से होकर प्रकाश का कुछ ही भाग बाहर निकल सकता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर हम लोग प्रकाश के गमन के माध्यम पर अगर हम लोग माध्यम की प्रकार को लेते हैं तो माध्यम दोस्तों मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है पारदर्शी माध्यम, दूसरा आता है पारभासी माध्यम और तीसरा होता है अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम दोस्तों एक ऐसा माध्यम होता है जिससे प्रकाश पूर्णतः बाहर निकल जाता है, यानी प्रकाश सीधे आर पार हो जाती है, उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। ठीक है, और जो दोस्तों आपका पारभासी माध्यम होता है उस माध्यम से प्रकाश का कुछ ही भाग बाहर निकल पाता है, यानी कि जो आप सोच रहे हैं ना कि प्रकाश का संपूर्ण भाग उस माध्यम से होकर बाहर निकल जाए तो वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकती है। मतलब बाहर निकलेगा, ऐसा भी नहीं है कि बाहर नहीं निकलेगा, निकलेगा, लेकिन पूरा का पूरा जो भाग है दोस्तों इसका बिल्कुल भी उस माध्यम से बाहर नहीं निकल पाएगा। कौन सा माध्यम? तो पारभासी। और जो आपका अपारदर्शी माध्यम है तो अ का मतलब होता है नहीं, अपारदर्शी का माध्यम कि जिस माध्यम से प्रकाश बिल्कुल आर पार हो ही ना, तो जिस माध्यम से प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं हो सकता उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आप लोग बताइएगा, चार ऑप्शन आपके सामने दिया जा रहा है तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों मैंने आप लोग को अभी बताया कि जो पारभासी माध्यम होता है वो एक ऐसा माध्यम होता है जिससे प्रकाश का कुछ ही भाग बाहर निकल पाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, जैसे कि कुहासा को ले सकते हैं, जैसे कि हम बादल को ले सकते हैं, और साथ ही जैसे कि हम तेल लगा कागज को ले सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं दोस्तों? वो एक प्रकार के पारभासी माध्यम हो सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, घिसा हुआ कांच भी ले सकते हैं, जो कि घिसा हुआ जो कांच होता है वो प्रकाश को पूर्ण रूप से अपने आप से होकर बाहर नहीं जाने देता है। इसीलिए दोस्तों 5 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 6 नंबर पर। इस 6 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है निम्न में से कौन पारदर्शी माध्यम है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को अभी बताया कि पारदर्शी माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिससे प्रकाश पूर्णतः आर पार हो जाता है, मतलब प्रकाश का संपूर्ण जो भाग होता है, संपूर्ण जो किरण होती है वो उस माध्यम से होकर बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों आप लोग बताना कि इन चारों में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे होकर प्रकाश की संपूर्ण किरणें, प्रकाश जो होगा दोस्तों संपूर्णतः आर पार हो जाएगा, संपूर्णतः बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों जिस माध्यम से भी संपूर्णतः बाहर हो जाएगा ना, तो पक्का वो माध्यम जो होगा आपका वो एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होगा। तो दोस्तों ये जो तेल लगा कागज है वो तो एक प्रकार का पारभासी माध्यम होगा, क्योंकि जो तेल लगा कागज है दोस्तों इससे प्रकाश का जो किरण है वो संपूर्णतः बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी प्रकाश का कुछ ही भाग बाहर होगा दोस्तों, क्या होता है इस माध्यम से निकल पाता है। और जो पत्थर होगा ये दोस्तों एक प्रकार का अपारदर्शी माध्यम है, यानी कि दोस्तों इस पत्थर से जो प्रकाश की किरण होगी वो इससे बाहर निकलने के बजाय इससे टकरा कर उसी दिशा में, उसी माध्यम में वो लौट जाएगी, बल्कि इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पत्थर है आपका वो एक प्रकार का अपारदर्शी माध्यम है। लकड़ी, तो दोस्तों लकड़ी भी क्या है? लकड़ी भी एक प्रकार का अपारदर्शी माध्यम है, यानी अगर आप प्रकाश की दिशा में लकड़ी को रख दीजिएगा तो जो लकड़ी है वो प्रकाश के मार्गों को रोक देगा, यानी प्रकाश के मार्गों को अवरुद्ध कर देगा, यानी अपने से होकर इस प्रकाश को बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देगा। इससे दोस्तों हम लोग ये बोलेंगे कि जो लकड़ी है आपका वो एक प्रकार का क्या है, तो वो अपारदर्शी माध्यम है। जबकि दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग हवा देख रहे हैं एयर, तो अगर दोस्तों हम लोग हवा में अगर प्रकाश को अगर हम लोग बांटते हैं या प्रकाश की किरणों को गमन कराते हैं तो क्या आप ही लोग बताइएगा जो दोस्तों प्रकाश की किरण का जो मार्ग होता है वो क्या अवरुद्ध होता है? नहीं हो पाता है, क्योंकि दोस्तों हवा में जो प्रकाश की किरणें होती है वो संपूर्णतः बाहर निकल जाती है, यानी इसका कोई भी भाग दोस्तों बिल्कुल भी बाहर निकलने से रुक नहीं पाता है। इसलिए दोस्तों इन सभी माध्यमों में जो हवा होगा वो एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम हो जाएगा। तो 6 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसको दोस्तों हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 7 नंबर पर। देखिए 7 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर शून्य या हवा को छोड़कर माध्यम के प्रकार निम्न में से निर्भर करता है। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है माध्यम का प्रकार, और आप लोग बताना कि जो माध्यम होता है वो किस पर निर्भर करता है, जो माध्यम होता है वो किस पर डिपेंड करता है, यानी माध्यम का
का पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी होना किस बात पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आप लोग समझाने के लिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कोर्स में दे भी दिया है कि माध्यम का मतलब कि पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसको छोड़कर, तो शून्य या हवा को छोड़कर। तो किस पर निर्भर करता है, तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि आपके शून्य या हवा को छोड़कर जो माध्यम के प्रकार है वो दोस्तों निर्भर करता है माध्यम की मोटाई पर। जैसे कि सपोज डेट, जैसे कि मान के चलते दोस्तों कि हमने एक पतला कांच ले लिया, यानी एक पतला हमने शीशा ले लिया। अगर उस शीशे से दोस्तों हम लोग प्रकाश को पार कराते हैं, प्रकाश की किरण को पार कराते हैं, तो प्रकाश की जो किरण होगी दोस्तों वो शीशे से होकर बिल्कुल अच्छी तरीके से पार हो सकती है। मतलब उसका संपूर्ण जो भाग होगा वो इस शीशे से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कब, जब ये शीशा आपका पतला है तब। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हम लोग इस शीशे की मोटाई को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो ये जो शीशा होगा ये क्या होगा दोस्तों, ये मोटा होते जाएगा। जब ये मोटा होते जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा दोस्तों कि जो प्रकाश की किरण होगी जब इस शीशे में प्रवेश करेगी, तो इस शीशे में प्रवेश करने के बजाय वो क्या होगा दोस्तों कि प्रकाश का जो संपूर्ण भाग होगा वो इस शीशे से होकर बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाएगा। यानी उस स्थिति में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा शीशा है वो एक प्रकार का पारभासी माध्यम हो गया। यानी कहने का मतलब कि पहले जब पतला था तो वह कैसा माध्यम था, तो वो एक प्रकार का दोस्तों पारदर्शी माध्यम था। बात को मेरा समझते रहिएगा। और जब हम इसकी चौड़ाई, जब हम इसकी मोटाई को बढ़ा दिए, जब ये मोटा हो गया, तो उस स्थिति में प्रकाश का संपूर्ण भाग तो बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन कुछ भाग ये बाहर अपने आप से क्या हो रहा है, निकलने दे रहा है। अगर दोस्तों इसकी मोटाई और हम ज़्यादा बढ़ा दें, और बढ़ा दें, और बढ़ा दें, और ज़्यादा मोटा कर दें, तो एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि प्रकाश जो होगा वो आपको दिखेगा, तो कि प्रकाश जो होगा वो आपके शीशे की सतह पर पड़ तो रहा है, लेकिन इसके अगला जो लास्ट वाला जो सतह है नीचे वाला, उससे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। यानी कहने का मतलब कि उस स्थिति में ये जो कांच होगा आपका वो एक प्रकार का अपारदर्शी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यही समझेंगे कि आपके माध्यम के जो प्रकार होते हैं वो डिपेंडेंट करता है उस माध्यम की मोटाई पर। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पर कि 7 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। मोटाई को हम लोग गहराई भी बोलेंगे तो भी दोस्तों चलेगा। अगर गहराई दे दिया जाए ऑप्शन में तो आप लोग दोस्तों ये मत सोचिएगा कि अरे गहराई कैसे होगा, तो गहराई और मोटाई दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 7 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है यहाँ पर जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वह कहलाती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो वस्तु स्वयं यानी खुदे प्रकाश उत्पन्न कर दे उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इस प्रकृति की जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उस वस्तु को दोस्तों हम लोग प्राकृतिक वस्तु बोलते हैं, या बोल सकते हैं कि प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ तो ऑप्शन आपके सामने दिया नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है आपको दीप्त और अदीप्त और प्रदीप्त के रूप में आपको दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग ये समझना कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उस वस्तु को दोस्तों हम लोग बोलेंगे दीप्त, और जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उन वस्तुओं को हम लोग बोलेंगे अदीप्त। ठीक है दोस्तों, और साथ ही मैं आप लोग को बता दूं कि जो दोस्तों आपका दीप्त होता है ना उसी को दोस्तों हम लोग यहाँ पर प्रदीप्त के नाम से जानते हैं। यानी जो दीप्त है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदीप्त बोलते हैं। यानी जो दीप्त जो प्रदीप्त वो बिल्कुल भी अलग नहीं है। इसीलिए यहाँ पर मैंने दे दिया है कि दीप्त वस्तुएं और यहाँ पर प्रदीप्त वस्तुएं, और मैंने ऑप्शन दे दिया है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी कि दोनों ही हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि केवल दीप्त होगा, क्योंकि दीप को ही प्रदीप्त बोला जाता है और प्रदीप्त को ही दीप्त बोला जाता है। तो आपका 8 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। हर एक चीज को अच्छे से समझते रहिएगा। ठीक है, 9 नंबर देखिए दोस्तों, आप लोग से 9 नंबर में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी वस्तु अदीप्त या अप्रदीप्त है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को अभी बताया कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेगी उन्हें हम लोग बोलेंगे दीप्त या प्रदीप्त, और जो वस्तुएं दोस्तों स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगी उसे हम लोग बोलेंगे अदीप्त, और उसी को बोलेंगे अप्रदीप्त। तो आप लोग बताना कि इन चारों में से ऐसा कौन सा दोस्तों आपका वस्तु है जो कि स्वयं प्रकाश उत्पन्न बिल्कुल भी कर नहीं सकता है। तो दोस्तों ये जो सूर्य है ना ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, क्योंकि दोस्तों किसी के सहारे से ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। और जो तारा है दोस्तों ये क्या करता है कि ये भी स्वयं ही प्रकाश उत्पन्न करता है। इसके सहायता से ही आपके पृथ्वी, आपके उपग्रह, आपकी धरती क्या होती है वो चमकती है। ठीक है, और साथ ही जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सी नंबर में जलता बल्ब, जो जलता बल्ब है दोस्तों वो भी क्या करता है कि ये स्वयं ही प्रकाश उत्सर्जित करती है, मतलब डायरेक्ट जल रहा है, तो ये भी क्या होगा एक प्रकार का दीप्त वस्तु हो जाएगा। लेकिन जो पृथ्वी है आपकी वो क्या होगा, वो एक प्रकार का अदीप्त वस्तु होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि जो पृथ्वी है वो चमकती है सूर्य के प्रकाश से, यानी इसका अपने में अंदर कोई भी खुद का प्रकाश नहीं है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि दोस्तों ये जो आपकी पृथ्वी है, जो चंद्रमा है, वो एक प्रकार का
क्या है, वो कौन सी वस्तु है, तो दोस्तों एक प्रकार का वो अदीप्त यानी अपर्दीप्त वस्तु है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 10 नंबर पर। देखिएगा दोस्तों, आपके सामने 10 नंबर में आप कहा जा रहा है क्वेश्चन के माध्यम से, समांगी माध्यम में प्रकाश का गमन होता है। तो आपको बताना है कि जब माध्यम समांगी हो तो उसमें प्रकाश का गमन कैसा होता है। तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि जो माध्यम होता है प्रकाश के गमन के आधार पर वो होता है दो ठो, जिसमें पहला आता है आपका समांगी माध्यम और दूसरा आता है विषमांगी माध्यम। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जब भी प्रकाश की किरण सरलरेखीय गमन पथ पर गति करती है तो हम लोग बोलेंगे कि वह कहीं ना कहीं समांगी माध्यम से होकर गुजर रही है। कब, जब तक वो क्या कर रही है, सरलरेखीय गमन पथ पर उसकी जो किरण है वो गति कर रही है। लेकिन जब कोई भी प्रकाश की किरण सरलरेखीय गमन पथ पर गति करने के बजाय अपने पथ से अगर मुड़ जाती है तो हम लोग बोलेंगे दोस्तों ये कि कहीं ना कहीं इसके मार्ग में जो है वो कौन सा माध्यम आ चुका है, तो विषमांगी माध्यम आ चुका है। तो दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखना कि समांगी माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश अपने एक सरलरेखीय गमन पथ पर गति करता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो हवा है वो एक प्रकार का समांगी माध्यम है, क्योंकि जो हवा है दोस्तों उसमें जो प्रकाश की किरण होती है वह सरलरेखीय गमन पथ पर क्या करती है, गति करती है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि हवा क्या है, समांगी माध्यम। लेकिन इसमें यह बोला है कि प्रकाश का गमन कैसा होता है, तो प्रकाश का जो गमन है वो होता है सरलरेखीय दिशा में यानी सरल रेखा में। तो 10 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर पूछा जाए यहीं पर कि विषमांगी माध्यम में प्रकाश का गमन होता है, तो दोस्तों विषमांगी माध्यम में प्रकाश का जो गमन होगा वो या तो तिरछी रेखा में हो सकता है या तो टेढ़ी रेखा में हो सकता है, लेकिन कभी भी सरल रेखा में नहीं हो सकता है। इस चीज को आप लोग हमेशा समझ कर रखिएगा, ठीक है। चलते हैं 11 नंबर पर। देखिए दोस्तों 11 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है प्रकाश परावर्तन के कुल कितने नियम है। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर प्रकाश का परावर्तन अच्छे से पढ़ा होगा तो दोस्तों आप लोग उसमें जान गए होंगे कि प्रकाश परावर्तन के कुल कितने नियम होते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि प्रकाश परावर्तन के कुल 2 नियम होते हैं, जिसमें जो पहला नियम है वो ये बताता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर बने अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दोस्तों आपका पहले नियम से डिफाइंड होता है। और जो दोस्तों इसका दूसरा नियम है वो ये बताता है कि जो दोस्तों आपतन कोण होती है वो उनके परावर्तन कोण के बराबर होती है। यानी कहने का मतलब कि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों एक दूसरे के समान यथार्थ बराबर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रकाश परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी है, तो सिंपल सी बात है 2 ठो है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 11 का जो राइट ऑप्शन है हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। और साथ ही मैंने बता भी दिया आप लोगों को कि आपके जो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो कितने हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 12 नंबर पर। देखिएगा दोस्तों 12 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में प्रकाश के लौटने की घटना कहलाती है। दोस्तों आप लोग बताइएगा, यह एक तरीके से दोस्तों परिभाषा के तौर पर है। आप लोग बताना कि दोस्तों हम लोग इसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि किसी भी वस्तु से टकराकर अगर वो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों जो प्रकाश की किरण है वो परावर्तित हो जाती है। और जब भी प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर परावर्तित हो जाएगी तो ये जो प्रकाश की घटना होती है वो एक प्रकार का प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और ये घटना तभी संभव हो सकती है जब वो माध्यम अपारदर्शी होगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी अपारदर्शी माध्यम अपने से होकर प्रकाश की किरण को नहीं जाने देगा। और जब अपने से होकर प्रकाश की किरण को जाने देगा नहीं तो जो प्रकाश की किरण है वो किसी न किसी दिशा में तो मुड़ेगा ही, क्योंकि उससे तो होकर वो जा नहीं सकता। तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, को जिस माध्यम में आया था वो उसी माध्यम में किसी दूसरे दिशा की तरफ क्या करता है, वो मुड़ जाती है। तो हम लोग 12 का जो राइट ऑप्शन है हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए को, यानी प्रकाश का परावर्तन। तो इसे दोस्तों आप लोग समझ कर रखिएगा। बहुत ही दोस्तों मैंने VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आया है जो कि दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसे अच्छे से समझ लेते हैं, इनका दोस्तों अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेते हैं तो आपका जो प्रकाश का परावर्तन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं रह पाएगा। अपने से कितना भी दोस्तों किसी भी तरीके से अपने आप को बनाकर ये क्वेश्चन कैसा भी आपको मैट्रिक बिहार बोर्ड में अगर दे दिया जाए तो दोस्तों आप लोग उसको सेलेक्ट करने में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। आइए बात करते हैं 13 नंबर में। देखिए दोस्तों इसमें कहा जा रहा है आप लोग से समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं हम लोग दर्पण का। तो आप सभी को पता है कि दर्पण क्या होता है। तो दोस्तों दर्पण एक ऐसा भाग होता है जो प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है, ठीक है। यानी कि ऐसा माध्यम होता है जो प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है। तो यहाँ पर बताना है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि आपके गोलीय दर्पण और समतल दर्पण में जो आपका गोलीय दर्पण है वो कब होता है। तो दोस्तों जो आपका गोलीय दर्पण है वो 2 ठो होता है, जिसमें पहला आता है आपका अवतल दर्पण और जो दूसरा है आपका वो है आपका उत्तल दर्पण। तो दोस्तों अवतल दर्पण को छोड़कर जो आपका उत्तल और जो आपका समतल है ना, ये दोनों को दोनों जो दर्पण है वो सदैव वस्तु का
का आभासी, जिसे हम लोग काल्पनिक रूप में जानते हैं, वो सदैव दोस्तों आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। और आपको दोस्तों इसी में पूछा है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दोस्तों समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के बराबर भी होता है और साथ ही साथ वो आभासी होता है, यानी जो समतल दर्पण है वो कभी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। और यहाँ पर देख सकते हैं कहीं भी बराबर देवे नहीं किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि तेरह का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आभासी होता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण को छोड़कर अगर समतल या उत्तल तो वो हमेशा हमेशा वस्तु का आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाएगा। चलते हैं 14 नंबर पर। देखिए दोस्तों 14 नंबर में आप लोग से क्या कहा जा रहा है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। भैया ऐसा कौन सा प्रतिबिंब है जिसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो प्रतिबिंब होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला आता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है दोस्तों आपका आभासी प्रतिबिंब। और इसी प्रतिबिंब को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से भी जानते हैं। और आपको यह बताना है कि वास्तविक और काल्पनिक इन दोनों प्रतिबिंब में से कौन सा ऐसा प्रतिबिंब है जिसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि पर्दे पर उसी प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है जो प्रतिबिंब अपने वास्तविक कटान बिंदु से बनता है। यानी वास्तविक कटान बिंदु कहने का मतलब कि जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है उसी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और जो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है उस प्रतिबिंब को बिल्कुल भी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, सीधा सीधा अगर हम बोले तो दोस्तों हम लोग पर्दे पर केवल और केवल वास्तविक प्रतिबिंब को ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 14 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 15 नंबर पर। देखिएगा 15 नंबर आप लोग से पूछा जा रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है कि जहां पर हवा नहीं है, ठीक है, यानी जहां पर हवा शून्य है उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और जब हम लोग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड को मीटर में चेंज करेंगे ना तो वो दोस्तों आपका निकल कर आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों 15 में आप लोग देख लीजिए कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो 15 का जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका राइट हो जाएगा। तो इसी को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और साथ ही दोस्तों मैंने इसमें एक क्वेश्चन नहीं दिया है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की खोज किसने किया था तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश की खोज करने वाले थे रोमर, ठीक है। कहीं कहीं ल्यूमर भी बोला जाता है, रोमर थे, रोमर। तो आप लोग इस वैज्ञानिक को हमेशा याद करके रखिएगा, अगर पूछ दे तो, क्योंकि मैंने इसमें दिया नहीं है, हो सकता है आप लोग जानते होंगे। 16 नंबर में दोस्तों आप लोग से यहाँ पर बताया जा रहा है वह माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण अपने सरल रेखीय गमन पथ से विचलित अर्थात मुड़ जाती है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को अभी बताया कि जो आपका विषमांगी माध्यम होता है वो एक ऐसा माध्यम है जिसमें सरल रेखीय गमन पथ पर गति करती हुई जो प्रकाश की किरण होती है वो दोस्तों अपने पथ से विचलित अर्थात मुड़ जाती है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि जो हमारा माध्यम है वो एक प्रकार का विषमांग माध्यम है, क्योंकि जब भी प्रकाश की किरण अपने सरल रेखीय गमन पथ से आपके सरल रेखीय गमन पथ पर गति करने की बजाय अगर वो मुड़ जाएगी तो दोस्तों जो माध्यम है वो एक प्रकार का विषमांग माध्यम है। इसीलिए 16 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा माध्यम, तो आपका विषमांग माध्यम, ठीक है। 17 नंबर पर दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है प्रकाश परिवर्तन का कारण। भाई सिंपल सी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रकाश का परिवर्तन है वो क्या है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो प्रकाश का परिवर्तन है वो कब संभव है। तो दोस्तों जो प्रकाश का परिवर्तन है वो तभी संभव है जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए। समझ रहे बात को ना। तो दोस्तों जब हम लोग प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश के परिवर्तन का कोई ना कोई जो मुख्य कारण है वो है अपारदर्शी वस्तु का होना। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम लोग यहाँ पर प्रकाश परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण अपारदर्शी माध्यम को मानेंगे। इसीलिए 17 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आप लोग इस चीज को हमेशा समझ के रखिएगा। 18 नंबर में चलते हैं। देखिए 18 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है वह परावर्तन जिसमें सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं। यानी आपको ये बताना है कि देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जो आपके प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो मुख्यतः दोस्तों आपके दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला आता है आपका नियमित परावर्तन और जो दूसरा है वो आता है आपका अनियमित परावर्तन। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो नियमित परावर्तन है वो क्या होता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जब भी प्रकाश का परावर्तन एक चिकनी या समतल सतह से संपादित होता है तो उस परावर्तन को हम लोग आपके नियमित परावर्तन के नाम से जानते हैं। और जब भी किसी प्रकाश का जो परावर्तन है वो रुखरी या उबड़ी खुबड़ी सतह से होता है तो उस स्थिति में जो प्रकाश का परावर्तन है वो दोस्तों अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। नियमित प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि जो आपके परावर्तित किरणें होते हैं, आपके जो भी समानांतर किरण पुंज होंगे ना, जब भी आपका नियमित परावर्तन होगा और नियमित परावर्तन
में जो आने वाली आपतित किरणों का जो समूह होगा, जो समानांतर किरणों का जो पुंज होगा, वो जब भी परावर्तित रूप में आपके निकलेंगे तो वो समानांतर ही निकलेंगे। कब? जब आपका प्रकाश का परावर्तन नियमित होगा तब। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि वह परावर्तन जिसमें सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो दोस्तों यह केवल एक ही परावर्तन में संभव हो सकता है जब वह परावर्तन नियमित हो। यानी नियमित परावर्तन में उनसे निकलने वाली जो परावर्तित किरणें होती है परावर्तन के बाद, वो सब एक दूसरे के समानांतर होती है। इसीलिए 18 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियमित परावर्तन। हो सकता है दोस्तों आप लोग इसके बारे में जानते हो, ना जानते हो तो आप लोग जान जाइएगा। हो सकता है बहुत सारा स्कूल कोचिंग इसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसे जानना आप लोग को बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसीलिए मैंने प्रॉपर आप लोग के लिए प्रकाश का परावर्तन से संबंधित इन क्वेश्चनों को तैयार किया है। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को तुरंत इसके बाद ही प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा। और 19 नंबर में आप लोग से दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है वह परावर्तन जिसमें सभी परावर्तित किरणें की दिशाएं एक समान नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं कि मैंने आप लोग को अभी बताया कि जो प्रकाश परावर्तन के जो नियम होते हैं वो मुख्यतः दो होते हैं, जिसमें पहला है आपका नियमित और दूसरा है अनियमित। नियमित परावर्तन में प्रकाश की जो परावर्तित किरणें होती हैं आप लोगों ने अभी जाना वो एक दूसरे के समानांतर होती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो आपका अनियमित परावर्तन है उसमें निकलने वाली जो परावर्तित किरणों का जो पुंज होगा वो पक्का है कि एक दूसरे के समानांतर नहीं होगी। और पूछ रहा है कि वह परावर्तन जिसमें सभी परावर्तित किरणों की दिशाएं एक समान नहीं होती। तो जब दोस्तों आपके परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर नहीं होंगे तो इसका मतलब इनकी दिशा भी एक नहीं होगी, क्योंकि जो भी आपकी रेखाएं या किरणें अगर समानांतर होंगी तो वह एक ही दिशा की ओर आगे बढ़ेंगी, और जब एक दूसरे के असमानांतर होंगे तो वो एक ही दूसरे की ओर आगे नहीं बढ़ेंगी, उनकी दिशाएं अलग अलग हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक प्रकार का अनियमित परावर्तन है। तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, 19 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 20 नंबर पर। इसमें दोस्तों आप लोग से ये कहा जा रहा है पॉलिश किया गया वह माध्यम जो प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को अभी बताया कि पॉलिश किया मतलब पॉलिश करने मतलब कि जो माध्यम आपका रंगा हुआ हो, ठीक है, यानी कि पॉलिश किया या रंगा हुआ या रजित किया हुआ जो भी माध्यम जो प्रकाश के अधिकांश भाग को अगर परिवर्तित कर दे तो उस माध्यम को दोस्तों हम लोग दर्पण के नाम से जानेंगे। किस नाम से? तो दर्पण। तो आप लोग याद रखना ये एक तरीके का दोस्तों क्या हो जाएगा, दर्पण का परिभाषा भी हो जाएगा। तो 20 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं 21 नंबर पर। देखिएगा दोस्तों इसमें आपको 21 नंबर पर पूछा जा रहा है किस दर्पण में वस्तु का आकार उसके प्रतिबिंब का आकार के बराबर होता है। आप लोग को बताना है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का जो आकार होता है उसके प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब का आकार बनाने वाले केवल दो ही दर्पण है, जबकि आप जानते हैं कि दर्पण 3 होते हैं गोलीय दर्पण को लेकर। तो दोस्तों पहला होता है आपका अवतल, दूसरा होता है उत्तल, तीसरा होता है समतल। लेकिन वस्तु के आकार के बराबर आकार वाले प्रतिबिंब को बनाने वाले जो दर्पण होते हैं वो दोस्तों मात्र केवल 2 होते हैं, जिसमें पहला आता है दोस्तों आपका अवतल दर्पण और दूसरा आता है दोस्तों आपका समतल दर्पण। फर्क इतना है कि जो समतल दर्पण होता है वो वस्तु के आकार के बराबर जो प्रतिबिंब का आकार है वो हमेशा हमेशा आभासी बनाएगा, और जबकि जो आपका अवतल दर्पण है वो दोस्तों आपके वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब का जो आकार है वो आपका वास्तविक बनाएगा। इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि डी को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जो आपके वस्तु के आकार वाले जो प्रतिबिंब का आकार है वो आपके समतल दर्पण में भी निर्मित हो सकता है और साथ ही अवतल दर्पण में भी निर्मित हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि ए और बी दोनों में निर्मित हो सकता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हबड़ा के ना बढ़िया से सोच समझ कर अच्छे से, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी हबड़ाइएगा तो दोस्तों आपका बनाया हुआ आपका फ्लॉप हो जाएगा, गलती हो जाएगा। ठीक है, समझते रहिएगा। देखिए इसमें 22 नंबर में दोस्तों आपको कहा जा रहा है समतल दर्पण से पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। अब यहाँ पर कितना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपसे यही ना कहा जा रहा है कि समतल दर्पण में अगर आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है, मतलब अपने आप को अगर पूरा देखना है समतल दर्पण में, तो उसके लिए आपके दर्पण की जो लंबाई होगी वो कितनी होनी चाहिए, और कम से कम मतलब न्यूनतम लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि कोई भी अगर बढ़ई होता है, कोई भी कारपेंटर होता है, तो वो दोस्तों जब भी समतल दर्पण का शीशा अगर बनाएगा और सोचेगा कि उसमें आपका पूरा का पूरा दोस्तों जो आपका मतलब आपका पूरा का पूरा प्रतिबिंब आपको दोस्तों उसमें दिखे, तो वो क्या करता है कि समतल दर्पण की जो ऊंचाई है, समतल दर्पण की जो लंबाई है वो आपके लंबाई के आधा बनाता है। यानी यहाँ हम बोल सकते हैं कि अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में समतल दर्पण की लंबाई हमारे लंबाई की आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? आधी। मतलब हम जितना लंबा है अगर उसका अगर हमारा आधा होगा समतल दर्पण, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को पूर्णतः उस दर्पण में देख सकते हैं अपने प्रतिबिंब को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 22 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मनुष्य के लंबाई की आधी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को ही हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 23 नंबर पर। ठीक है, देखिए 23 नंबर पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हो तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या n
निर्भर करती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि दो ठो समतल दर्पण है, मान के चलते एक समतल दर्पण ये है और एक समतल दर्पण ये है, ठीक है। मान के चलते पीछे कलई किया हुआ है, ठीक है, और ये जो सतह है आपका, ये आपका मतलब कि समतल है, इधर भी कलई किया हुआ है और ये दोनों एक दूसरे से क्या है, इस बिंदु पर झुके हुए हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों दर्पण एक दूसरे से झुके हुए हैं और झुककर इनके बीच कौन सा कोण बन रहा है दोस्तों, तो इनके बीच जो कोण है वो बन रहा है थीटा कोण, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि उनके बीच रखी, मतलब इन दोनों दर्पणों के बीच अगर हम कोई वस्तु अगर हम रख देते हैं, मान के चलते हमने कोई ये वस्तु ये रख दिया, ठीक है, अगर ये वस्तु हमने रख दिया तो इससे जो प्रतिबिंबों की संख्या बनेगी, यहाँ पर प्रतिबिंबों की जो संख्या है उसको दोस्तों n माना गया है ना। इससे जो प्रतिबिंबों की संख्या बनेगी वह किस पर डिपेंडेंट होगी, आपको पता ना किस पर ये डिपेंड होगा, किस पर ये दोस्तों निर्भर करेगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर वस्तु के प्रतिबिंबों की जो संख्या n है वो डिपेंडेंट करेगा दोस्तों आपके थीटा के मान पर। यानी जो दोनों दोस्तों आपके समतल दर्पण है वो एक दूसरे से झुककर अपने पास जो आपके थीटा कोण का निर्माण करेंगे, वो जितना डिग्री का होगा उसके आधार पर क्या करेंगे, ये दोस्तों अपने प्रतिबिंबों की संख्या का निर्माण करेंगे। इसलिए 23 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा 24 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है यहाँ पर किस दर्पण का परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खोखला। खोखला कहने का मतलब जिसके अंदर कुछ भी ना हो, जैसे कि हमने यहाँ पर दोस्तों एक गोला ले लिया, दिख रहा होगा आपको वृत्त जैसा, लेकिन दोस्तों मान के चलते कैसा है, यह एक प्रकार का दोस्तों आपके एक तरीके का यह गोले के जैसा है, ठीक ना, ये गोला के जैसा है आपका, और ये जो गोला है ना इसके अंदर कुछ है ना, ये खोखला है। जैसे कि अगर आप सेव का गोला ले लीजिए तो सेव के अंदर तुम्हारे लीजिए सेव रहता है, अगर आप कोई गेंद ले लीजिए तो गेंद के अंदर क्या रहता है, तो गेंद के अंदर भी मतलब उस सामान रहता है, मतलब खाली होना चाहिए, अंदर खोखला होना चाहिए, मतलब अंदर कुछ होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि कुछ ऐसा गोला होता है जिसके अंदर वो खाली रहता है, कुछ रहता ही नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक खोखला गोला दोस्तों हमने ले लिया और बोला है कि किस दर्पण का परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस खोखले गोले में से एक भाग निकाल लेते हैं। मान के चलते हमने एक भाग यहाँ से निकाल लिया, तो जब दोस्तों हम लोग एक भाग यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारा कटा हुआ जो भाग है वो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ बाहर निकल कर आएगा। और जब इस तरीके से बाहर निकल कर आएगा तो दोस्तों उस स्थिति में जो आपका ये गोला होगा वो यहाँ से क्या होगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से यह दोस्तों कट जाएगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर जो आपका गोला है वो ऐसा दिखाई देगा। यानी यहाँ से आपने क्या किया है दोस्तों, आपने काट कर बिल्कुल अच्छी तरीके से बाहर आपने निकाल लिया है, बात को समझ रहे ना। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये वाला, ये दोस्तों एक प्रकार का यहाँ पर गोला है। अगर हम लोग यहाँ पर इस कटे हुए गोले के भाग में अगर हम पीछे कलई करेंगे, पीछे कलई, तो बोलेंगे ये कैसा है, यह एक प्रकार का अवतल दर्पण है। क्यों, क्योंकि दोस्तों प्रकाश की जो किरणें होंगी ये इसके परावर्तक सतह, यानी इसके परावर्तक सतह धंसा हुआ है, इस पर आएंगी। अगर हम इसी कटे हुए गोले में अगर हम लोग दोस्तों इसके अंदर में कलई कर देंगे, अंदर में कलई, तो हम लोग बोलेंगे ये कैसा है, तो यह उत्तल दर्पण है। तो दोस्तों आप लोग जाहिर से ये बात समझ सकते हैं, जिस किसी भी दर्पण का परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है तो वह एक प्रकार का गोलीय दर्पण होता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो अवतल है जो उत्तल है ये दोनों क्या है, गोलीय दर्पण है। तो यहाँ पर ऑप्शन में तो गोलीय दर्पण दिया नहीं जा रहा है, और आप सभी जानते हैं कि अवतल और उत्तल ये दोनों गोलीय दर्पण है, जबकि जो समतल है वो बिल्कुल भी दोस्तों गोलीय दर्पण नहीं है। इसीलिए 24 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि दोस्तों मैंने ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को बताया कि ए और बी दोनों क्या होंगे आपके दोस्तों, हो जाएंगे कौन, तो आपके खोखले गोले का एक भाग। तो इसीलिए 24 का राइट ऑप्शन हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 25 नंबर पर। देखिएगा 25 नंबर में दोस्तों आप लोग से पूछा जा रहा है कौन सा दर्पण सदैव वस्तु का आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। भैया जब भी बनाएगा ना तो सदैव आभासी प्रतिबिंब ही बनाएगा। तो आप लोग इतना तो जानते हैं कि दोस्तों चाहे मतलब कि धरती आकाश एक हो जाए, चाहे धरती उलट जाए पलट जाए, कुछ भी हो जाए, जो समतल दर्पण होगा ना वो हमेशा और हमेशा वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दोस्तों सदैव आपका आभासी ही बनाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो पहला तो हमारे यहाँ पर मिल चुका कि जो हमारा समतल दर्पण है वो हमेशा क्या करेगा, आपका वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनाएगा। और यही बात करते हैं और गोलीय दर्पण में, तो दोस्तों गोलीय दर्पण में केवल अवतल दर्पण को छोड़कर जो आपका उत्तल दर्पण है ना वो हमेशा और हमेशा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, जिसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब के रूप में जानते हैं, वो दोस्तों बनाता है। तो यहाँ हमें यही निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि जो समतल और जो उत्तल है ये दोनों को दोनों जो दर्पण है आपके वो हमेशा वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाएंगे, तो हमेशा हमेशा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब ही बनाएंगे। इसीलिए दोस्तों मैंने ऑप्शन नंबर डी में लिखा है ए और बी दोनों। क्यों, क्योंकि ए में है उत्तल, बी में है समतल। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। समझदार है, समझ गए होंगे। चलते 26 नंबर पर। किस प्रकार के दर्पण में वस्तु का वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग बढ़िया से पढ़े होंगे, कहिए रहे कि अगर जो भी बच्चा या कोई भी अगर स्टूडेंट अगर एक साल बढ़िया से नहीं पढ़ा है ना, एको साल अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, अगर मेरे इस
वीडियो के माध्यम से अगर बढ़िया से पढ़ लेता है तो समझिए कि बिना पढ़े ही उसका जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, और साथ ही मेरे इस माध्यम से दोस्तों वो सब्जेक्टिव भी कवर कर लेगा। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या कर सकता है, प्रकाश के परिवर्तन को कंप्लीट कर सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि आपके समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, यानी कहने का मतलब कि कुल दर्पण में आपका केवल एक ही ऐसा इकलौता दर्पण है जो दोस्तों आपके वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब निर्माण करता है। तो मैं बता देता हूं, उसका शुभ नाम दे देना चाहता हूं दोस्तों कि वो जो आपका दोस्तों जो दर्पण है वो कौन है। तो जो दर्पण है वो है दोस्तों आपका अवतल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, जो अवतल दर्पण है वो एक ऐसा दर्पण है जो कि वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों को निर्माण करता है। इसीलिए 26 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा कि दोस्तों आपका समतल जो होगा वो आभासी बनाएगा कि वास्तविक बनेगा। आपका केवल जो दोस्तों अवतल दर्पण है वही आपका केवल क्या कर सकता है, वास्तविक बना सकता है। वो वास्तविक ही बनाता है, केवल एक ही बार क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब। जब वस्तु को ध्रुव और उनके फोकस के बीच रखा जाता है तभी क्या करता है, वो आभासी बनाता है। तो 26 का जो राइट ऑप्शन है बिना देर के हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पर 27 नंबर में। तो देखिए दोस्तों 27 नंबर में आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है, आप लोग यहाँ पर समझिएगा। 27 नंबर में कहा जा रहा है किस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अगर हम लोग समतल दर्पण लेंगे तो इसका कोई भी सतह उभरा नहीं होगा, क्योंकि इसका जो सतह है परावर्तक सतह ये तो समतल है, उभरा तो है ना, तो पक्का है कि समतल दर्पण तो होगा नहीं। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर ले लें अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में क्या होता है दोस्तों कि इसका जो बाहरी सतह है, जो उभरा हुआ सतह है वो कलई किया हुआ रहता है और आंतरिक सतह धंसा हुआ रहता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सतह है वो तो धंसा हुआ है, उभरा हुआ तो है ना। लेकिन जब हम यही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण में जो इसका आंतरिक सतह है वो धंसा हुआ रहता है, ठीक है, यानी आंतरिक सतह कलई किया हुआ रहता है। लेकिन जो इसका बाहरी सतह है जो उभरा हुआ है ये दोस्तों आपका क्या रहता है, ये बिना कलई का यानी परावर्तक रूप में रहता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि उत्तल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। इसीलिए बोलेंगे कि 27 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो कौन सा होगा, तो उत्तल दर्पण। 28 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। दोस्तों आप लोग बताना कि जो प्रकाशीय वेग है वो किस में न्यूनतम होता है, मतलब किस में प्रकाश की जो चाल होती है वो कम होती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, जो भी आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं ये सारे सारे दोस्तों आपके माध्यम है, और आपको ये बताना है कि किस माध्यम में प्रकाश का वेग न्यूनतम अर्थात कम होता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जिस किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही दोस्तों अधिक होगा उसमें प्रकाशीय जो वेग होंगे उतना ही कम होंगे। यानी कहने का मतलब कि जैसे जैसे माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे प्रकाशीय जो वेग होगी वो घटती चली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो निर्वात है ना, तो निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो दोस्तों जल, हवा और कांच की तुलना में बहुत ही कम होता है। यानी कहने का मतलब कि इसमें जो प्रकाश का वेग होगा वो दोस्तों काफी क्या होगा, अधिक होगा। अब हम बात करें हवा का, तो दोस्तों जो हवा का अपवर्तनांक होता है वो कांच की तुलना में कुछ अधिक होता है। तो इसलिए जो प्रकाश का वेग होगा वो हवा में निर्वात की अपेक्षा कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें जल का, तो दोस्तों जल का जो अपवर्तनांक होता है वो हवा के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जल का अपवर्तनांक हवा का अपवर्तनांक से अधिक है तो इस जल में जो प्रकाश का वेग होगा वो दोस्तों हवा के वेग से क्या होगा, काफी कम हो जाएगा। और हम बात करें और कांच की, तो दोस्तों अगर हम ले लें यहाँ पर जल की तुलना में कांच को, तो जल का जो दोस्तों अपवर्तनांक है वो कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। यानी जो कांच का अपवर्तनांक है वो जल के अपवर्तनांक से अधिक है, और अपवर्तनांक अधिक होने के कारण जो प्रकाश का जो वेग है वो सबसे कम होगा किसमें, तो कांच यानी कि शीशा में। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि 28 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसी को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं 29 नंबर पर। देखिएगा 29 नंबर में दोस्तों आप लोग से यहाँ पर पूछा जा रहा है जब कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से समतल दर्पण की ओर जाएगा तब उसका प्रतिबिंब किस चाल से दर्पण की ओर आएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ ये बता दूं कि जब भी कोई वस्तु अपने जितना चाल से समतल दर्पण की ओर जाती है दोस्तों उसका जो प्रतिबिंब है उसके दुगनी चाल से उसी दर्पण की ओर आती है। यानी कहने का मतलब कि यदि कोई वस्तु 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से अगर वह समतल दर्पण की ओर अग्रसरित होगी तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दोस्तों दर्पण की ओर इसकी दुगनी यानी कहने का मतलब कि 2x मीटर पर सेकेंड की चाल से उस दर्पण की ओर आएगी। समझ रहे ना। तो इसका मतलब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो वस्तु है वो 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से समतल दर्पण की ओर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो प्रतिबिंब होगा वो इसके दुगनी रफ्तार के साथ क्या करेगा, समतल दर्पण की ओर आएगा। तो यानी कि अगर हम 5 का दुगना करें तो हो जाएगा 5 दूनी कितना
तो 5 दूनी हो जाएगा 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड की चाल से इसका जो प्रतिबिंब होगा वो दोस्तों आपके क्या होंगे, तो दर्पण की ओर वो आएंगे। तो इसीलिए 29 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो कहाँ है भाई मोरे, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलते हैं 30 नंबर पर। देखिएगा दोस्तों 30 नंबर में आप लोग से यहाँ पर पूछा जा रहा है गोलीय दर्पण की सभी दूरियां निम्न में से किसी से मापी जाती है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि गोलीय दर्पण की जो सभी दूरियां होती है वो मापी जाती है हमेशा और हमेशा दर्पण के मध्य बिंदु से। यानी गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है ना, उसी मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव के नाम से जानते हैं, ये जिसको हम लोग अंग्रेजी में पोल बोलते हैं, जिसका संकेताक्षर होता है पी। और दोस्तों कभी भी अगर हम गोलीय दर्पण में अगर हम वस्तु की या कोई भी और दूरी मापे, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, या दोस्तों आपकी वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, वो हमेशा हमेशा हम ध्रुव से ही मापेंगे। जो कि दोस्तों आपकी जो दूरियां होती है वो आपतित प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में होती है, समझ रहे ना। तो यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि यहाँ पर 30 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होंगे, 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग हमेशा याद करके रखिएगा कि गोलीय दर्पण की जो सभी दूरियां होगी वो हमेशा हमेशा आपतित किरण के विपरीत दिशा में ध्रुव से ही मापी जाएगी। चलते हैं 31 नंबर में। तो दोस्तों 31 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा कहलाती है। अब बताइए आपको ये बताना है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र, दोस्तों मान के चलते हैं हमने यहाँ पर एक यहाँ पर दर्पण ले लिया, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मान चलते हैं ये आपका ध्रुव है और ये दोस्तों मान चलते हैं कोई आपका अक्ष है, और यहाँ पर हो गया एगो आपका फोकस, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया दोस्तों आपका सेंटर, यानी जो खोखला गोला है ना उस खोखला गोला का ये केंद्र बिंदु है, सेंटर। तो दोस्तों यहाँ क्या बोला है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा कहलाती है, मतलब इससे भी अभी आगे जाएगी, आगे जाएगी, मतलब अनंत तक जाएगी। तो इस रेखा को क्या बोलेंगे, तो दोस्तों इस रेखा को जानते हैं क्या बोलेंगे, इस रेखा को बोलेंगे हम लोग प्रधान अक्ष, इसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेज। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कोई कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो उस स्थिति में आपकी वो जो रेखा होगी वो कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। लेकिन अगर कोई आपसे ये बोले कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होगी जो अक्ष होगी वो क्या कहलाएगी, तो वो दोस्तों कहलाएगी आपका प्रधान या फिर मुख्य अक्ष। तो आपके जो 31 में जो आपका ऑप्शन है वो दोस्तों मुख्य अक्ष भी दिए जा रहे हैं और प्रधान अक्ष भी दिए जा रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि आपके मुख्य और प्रधान दोनों हो जाएंगे, यानी उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य को प्रधान बोलते हैं, प्रधान को मुख्य बोलते हैं। तो आपका जो 31 का राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसी को हम लोग क्या करते हैं सेट कर लेते हैं। चलते हैं 32 नंबर पर। 32 नंबर देखिए दोस्तों इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे, दर्पण के परावर्तक सतह का क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो दर्पण के परावर्तक सतह का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है। तो मान के चलते दोस्तों कि हमने यहाँ पर एक दर्पण ले लिया अवतल, तो अवतल दर्पण में जो परावर्तक सतह होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो दोस्तों मान चलते हैं ये हो गया आपका एम और ये हो जाएगा आपका एम डैश। तो इसका जो परावर्तक सतह कहने का मतलब कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो कहाँ से कहाँ तक परिवर्तित हो सकती है, तो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो एम बिंदु से लेके एम डैश बिंदु तक, यानी यहाँ तक हो सकती है प्रकाश की किरणें परावर्तित हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जहाँ तक प्रकाश की किरणें परावर्तित होंगी, जिस क्षेत्र तक प्रकाश की किरणें परावर्तित होंगी भैया वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो उस दर्पण का द्वारक कहलाएगा। इसीलिए हम लोग इसको दोस्तों द्वारक के रूप में जानेंगे, यानी दर्पण का परावर्तक सतह का जो क्षेत्र है वो द्वारक के रूप में जाना जाता है। तो 32 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, यानी कि द्वारक। चलते हैं 33 नंबर पर। देखिए दोस्तों 33 नंबर आपसे पूछा जा रहा है आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां होती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि अगर हम लोग कोई भी दूरी अगर आपतित किरण की दिशा में मापते हैं तो वो दूरियां कैसी होती है। जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पर हमने एक दोस्तों यहाँ पर हमने दर्पण ले लिया अवतल दर्पण, और यहाँ दोस्तों हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं ध्रुव, और आप सभी को पता है कि ध्रुव से वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो दोस्तों आपका प्रधान अक्ष कहलाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर आपतित किरण की दिशा मापी गई दूरियां, तो आपतित किरण की दिशा, तो दोस्तों जब भी आपतित किरण की जो दिशा होगी ना वो दर्पण की दिशा में होती है। तो दर्पण किधर है, इधर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपतित किरण क्या होगा, ये दोस्तों बाएं से दाएं की ओर जाएगा, बाएं से दाएं की ओर क्या होगा, आपतित किरण जाएगा, यानी दर्पण की ओर जाएगा। तो आपतित किरण जब बाएं से दाएं की ओर जा रहा है तो वो किस दिशा में जा रहा है, धनात्मक रूप में। यानी जब भी आप बाएं से दाएं की ओर बढ़िएगा तो कहाँ बढ़िएगा, तो आप कभी भी बढ़िएगा तो धनात्मक रूप में। यानी अगर बाएं में आपका -1 है और -1 अगर दोस्तों अगर आप इसके अगर दाएं जाए तो क्या मिलेगा 0, इसके दाएं जाए तो क्या मिलेगा 1, इसके दाएं जाए तो क्या मिलेगा आपको 2, यानी धनात्मक दिशा में क्या हो रहे हैं, आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसमें मापी गई जो दूरियां होती है ना वो जानते क्या होती है, वो होती है धनात्मक। 34 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है वस्तु को हमेशा दर्पण के किस ओर रखा जाता है। अब देखिए ये भी बहुत भाई मोरे जानने वाला चीज है। बहुत सारा लड़का घबरा जाता है, जाने मनता ने वस्तु को रख देता है, उसको तो पता नहीं रहता कि वस्तु रखाएगा कहाँ, समझे। तो आप लोग
इतना भाई मोरे जान लेना कि वस्तु को कभी भी रखेंगे, कभी भी मतलब सदैव हमेशा और हमेशा, तो वो दोस्तों हम लोग रखेंगे दर्पण के बाईं ओर। क्या? तो दर्पण के बाईं ओर। इस चीज को हमेशा समझ के रखिएगा। यानी वो चाहे आपका दर्पण आपका अवतल हो, चाहे वो दर्पण आपका उत्तल हो, चाहे वो दर्पण आपका समतल हो, वस्तु रही तो भाई है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है। यानी दोस्तों वो बाएं से दाएं ना रहे, समझे ना बात को। इसीलिए जब भी अगर हम उत्तल दर्पण बनाते हैं तो उत्तल दर्पण कैसा होता है, तो इस तरीके से होता है। यानी उसको हम इस तरीके से रखते हैं, इधर हो गया कलई किया हुआ क्षेत्र और ये हो गया परावर्तक क्षेत्र। और जब ये परावर्तक क्षेत्र है तो वस्तु को हम क्या करेंगे, इधर मतलब बाईं ओर रखेंगे। इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण को ऐसे रखेंगे। अभी ना कि उलट देंगे, हई से कलई कर देंगे, हेने रख देंगे, इधर रख देंगे वस्तु को, तो ये दोस्तों गलत माना जाएगा। यानी जो वस्तु है हमेशा दर्पण के बाईं ओर, बिल्कुल भी दाईं ओर नहीं रखते हैं। ठीक है, चलते हैं 35 नंबर पर। यहाँ पर 35 नंबर पर पूछा जा रहा है आप लोग से, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो भाई मेरे आप लोग बताना कि जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वह कैसी होती है। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, किसी भी बोर्ड से हो या जो भी बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप लोगों ने अभी तक समतल दर्पण की फोकस के बारे में कुछ जाना कि समतल दर्पण की जो फोकस होती है वो कैसी होती है या कैसी नहीं होती है। तो दोस्तों जब आप लोग समतल दर्पण के फोकस के बारे में जानते ही नहीं है तो फिर आप फोकस दूरी कैसे जान जाइएगा, नहीं जान पाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझना कि जो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ना ही धनात्मक होगी और ना ही ऋणात्मक होगी और ना ही शून्य होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो शून्य तो बिल्कुल हो नहीं सकती। जब भी होगी तो वो क्या होगी, अनंत। मतलब इसकी फोकस दूरी दोस्तों पता ही नहीं होता। तो इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसके फोकस दूरी को, इसके फोकसांतर को इन्फिनिटिव यानी अनंत मान लिया है। इसलिए 35 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाई मोरे। तो आप लोग ये हमेशा याद रखना कि 35 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा अनंत यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 36 नंबर पर। 36 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ठीक है, यानी दोस्तों जो चालक है जहां पर ड्राइवर बैठता है ना, उसके सामने जो लगा हुआ जो दर्पण है वो कैसा होता है आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो आपका दोस्तों दर्पण लगा हुआ रहता है वो होता है उत्तल दर्पण। क्योंकि जो उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है वो क्या करता है कि वस्तु के प्रतिबिंब को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। यानी उस सड़क पर मतलब जब वो गाड़ी चला रहा है ना, जो भी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो उसके गाड़ी के पीछे कुल जितनी भी गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही हैं वो सारे के सारे गाड़ियां उस हिसाब उसको दिखनी चाहिए, जिससे को उसको साइड दे सके या अपने आपको मतलब अपने गाड़ी को अच्छे से सुरक्षित रूप से उस सड़क पर चला सके। इसीलिए दोस्तों उसके पास जो दर्पण लगाया जाता है वो एक प्रकार का उत्तल दर्पण होता है। आप लोग देखिएगा ना कभी भी जहां पर मतलब कि ड्राइवर का सीट होगा ना, जहां पर ड्राइवर बैठता है उसके बगल में जो नहीं शीशा रहता है जिसको घुमाते हैं, अप डाउन करते हैं, छुइएगा ना वो हल्का से क्या होगा, हल्का से उठा हुआ रहता है। क्योंकि जो दोस्तों आपका उत्तल दर्पण होता है ना उसका परावर्तक सतह उभरा हुआ मतलब हल्का सा उठा हुआ रहेगा और अंदर पेंट किया रहता है। ठीक है, तो 36 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 37 नंबर पर। देखिएगा, मोटर कार के हेडलाइट मतलब आगे के लाइट में, हेड मतलब होता है सिर, मतलब आगे की ओर कौन सा दर्पण लगा रहता है, किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग बताना कि कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा भाई मोरे जल्दी से। तो दोस्तों मोटर कार के हेडलाइट में जिस दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है वह दर्पण होता है आपका अवतल। कौन सा? तो अवतल। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि जो अवतल दर्पण होता है वो प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है, फैलाता है, मतलब वो क्या करता है, फैलाता है। तो दोस्तों जब हम लोग हेडलाइट में अवतल दर्पण को लगाते हैं ना, तो जब प्रकाश की किरणें इस दर्पण से होकर क्रॉस करती है तो प्रकाश की किरणों क्या करता है, फैला देता है, जिससे कि दोस्तों जो प्रकाश है वो पूरे सड़क पर फैल जाती है। जहां भी जितना भी सड़क है उस पर दोस्तों क्या होगा, मतलब वो प्रकाश जो होता है फैल जाता है, जिससे कि जो ड्राइवर है उस सड़क को साफ साफ देख पाता है, अच्छी तरीके से देख पाता है। इसीलिए मोटर कार के हेडलाइट में हम लोग हमेशा अवतल दर्पण को ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो भैया भूलिए मत कि समतल की उत्तल, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हेडलाइट मतलब, हेडलाइट का मतलब होता है कि आगे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर बोल देगा मोटर चालक को हटाकर बोल दे आप लोगों से कि साइड मिरर, तो साइड मिरर अगर क्वेश्चन चेंज कर दे, बोल दे साइड मिरर, तो उसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो उत्तल दर्पण का। याद रखिएगा, मिस नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं 38 नंबर पर। देखिएगा 38 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। यानी जिससे आप लोग दाढ़ी बनाते हैं ना, उसमें दोस्तों हम जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं तो वो दर्पण कौन सा होता है। तो ऐसे दोस्तों ज्यादातर तौर पर जो लोग होते हैं वो दाढ़ी बनाने के लिए वो जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वो तो होता है समतल ही। लेकिन जितने मतलब कि मान के चलते हैं धनी व्यक्ति होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम जब दाढ़ी बना रहे हैं तो मेरे दाढ़ी में बिल्कुल ब्लेड उलेट ना लगे, मतलब अच्छे से अपने दाढ़ी क्या करें, बनाए, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो एक प्रकार के दर्पण ले लेते हैं। तो उसका कौन सा वो दर्पण है, तो वो एक प्रकार का दोस्तों वो होता है आपका अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो अवतल होता है, मैंने अभी बताया, वो प्रकाश की किरणों को दोस्तों अपसरित करता है, यानी वो फैलाता है, समझ रहे ना। तो जब वो दाढ़िया के पास लेकर आएंगे ना उस अवतल दर्पण को अपने दाढ़ी के पास, तो वो क्या करेगा, उनके दाढ़ी को थोड़ा बड़ा बड़ा करके दिखाएगा, मतलब उनके जो दाढ़ी के आसपास के जो क्षेत्र उसको बड़ा बड़ा करके दिखाएगा, जिससे कि उनके
उनके दाढ़ी का कोई एक भी बाल छूटे ना, अगर कोई छूट भी रहा तो उसको अच्छे से क्या करे, छील ले, और साथ ही वो सेफ्टी के साथ अपने दाढ़ी को बना सके। ये यूज क्या करती है, गोल तरीके का नहीं रहता है, गोल तरीके का आईना का वा, तो देखिएगा गोल तरीके का जो आईना का रहता है ना, तो दोस्तों हल्का सा क्या होता है, नीचे से थोड़ा सा धंसा हुआ रहता है, क्योंकि अवतल दर्पण के आंतरिक जो सतह होते हैं वो धंसे हुए रहते हैं और बाहरी सतह कलई किए रहते हैं। तो लड़की और औरत और महिला लोग देखिएगा शादी ब्याह में कहीं पर भी जाएगी ना, तो उन लोग बेगिया में क्या करती है, ऐसा एगो ऐनक रखी रहती है, आप लोग देखे होंगे कहीं पर भी, हम एगो देखे थे, रेलवे स्टेशन पर एगो बैठी थी लड़की, वो रेलवे स्टेशन में बैठ क्या करती थी, ऐसे ही ऐनक ली थी और वो मुंह वापस क्या कर रही थी ना, देख रही थी, ओठलाली लगा रही थी देख के। तो दोस्तों ये जो ओठलाली लगा रही थी, तो पक्का है कि कौन सा दर्पण होगा, तो वो दोस्तों एक प्रकार का अवतल दर्पण होगा, क्योंकि उस दर्पण में उसका जो ओठवा है ना वो बड़ा बड़ा दिखाई देगा, कहीं भी ओठलालिया ऊपर नीचे मतलब कि ना होके, मतलब सिंपल रूप से ओठलाली जो है उसके ओठ पर चिपक जाए अच्छी तरीके से, मतलब बेकार मत लगे, इधर उधर मत पोत ले ओठलालिया, ठीक है। इसीलिए दोस्तों वो जो दर्पण ली है वो दर्पण कौन सी ली है, तो अवतल दर्पण ली है। तो हमेशा याद रखना कौन सा, तो अवतल दर्पण। तो 38 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं 39 नंबर पर। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो आपको दोस्तों बताना है। तो फोकसांतर यानी फोकस दूरी को बोलते हैं हम लोग एफ, और इसके बीच के जो रिलेशन है वक्रता त्रिज्या उसको हम लोग बोलते हैं आर। तो आपको बताना है कि क्या संबंध है। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो दोस्तों आपकी फोकस दूरी होती है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में छोटा आर दिया जा रहा है जो कि गलत है, ठीक है। मैंने लिख तो दिया है छोटा आर, लेकिन आप लोग कभी भी छोटा आर का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग कभी भी वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से क्या करते हैं, दर्शाते हैं, याद रखिएगा। तो जो फोकस होगा, जो फोकस दूरी होगा वो हमेशा क्या होगा, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। और जो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सब फोकस है ना, तो आधा कौन है, तो दोस्तों यहाँ पर आधा सही से मिल रहा है, कहीं पर भी ए बराबर R/2 नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आर को लेंगे, तो R बराबर 2F। तो दोस्तों R बराबर जो 2F है वो मिल रहा है यहाँ पर, यानी R बराबर 2F, यानी जब F बराबर होगा R/2, तो दोस्तों आपका R बराबर नहीं हो जाएगा, इधर भेज देंगे तो 2F है। तो 39 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 40 नंबर पर। देखिएगा जब दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की जो दूरी होगी ना, अगर वो ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो ऋणात्मक तभी हो सकती है जब वो प्रतिबिंब दर्पण के उसी ओर होगा। यानी कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो आपका वस्तु होती है वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर रहती है ना। आज जो बाईं ओर होगा उधर ही क्या होगा, आपकी वस्तु हो या प्रतिबिंब हो उसकी जो दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। जबकि दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर हम लोग समतल दर्पण लेंगे तो समतल दर्पण में अगर वस्तु को रखेंगे बाईं ओर तो प्रतिबिंब बनेगा दाईं ओर। आज जो दाईं ओर की जो दूरी होगी प्रतिबिंब की वो कैसी होगी, धनात्मक, जबकि बोला है प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर तो समतल दर्पण तो लेंगे ना, क्योंकि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, आभासी और सीधा होगी। लेकिन कब, जब प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक रहे तब। जबकि यहाँ बोला क्या चाहिए कि प्रतिबिंब की दूरी कैसा होना चाहिए, तो ऋणात्मक है। और इसी के दोस्तों अगर हम विपरीत ले ले उत्तल दर्पण को, तो दोस्तों उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु रहता है बाईं तरफ, क्योंकि वस्तु हमेशा कहाँ रहेगी, तो दर्पण के बाईं तरफ। तो जब वस्तु बाईं तरफ रहेगी तो दोस्तों इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के दाईं तरफ। तो जब दर्पण के दाईं तरफ इसका प्रतिबिंब बनेगा तो इसका जो दूरी होगी तो वो भी दोस्तों कैसी होगी, तो वो भी आपका धनात्मक ही होगी। बात को समझ रहे ना। आज जबकि यहाँ पर बोला है कि प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक, तो दोस्तों ये आपका कैसा संभव होता है, तो वो संभव होता है दोस्तों आपके अवतल दर्पण में। यानी अवतल दर्पण में क्या होता है कि जिधर वस्तु रहेगा ना उधर प्रतिबिंब रहता है। यानी यही जो आपका दर्पण है ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब तभी बन सकता है जब वस्तु मतलब दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बने, ठीक है। तो ये दर्पण के सामने क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनने के कारण जो आपकी दोस्तों वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसकी जो दूरी है वो ऋणात्मक हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसकी जो दूरी हम लोग ध्रुव से मापते हैं, यानी आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापते हैं, तो इसकी दूरी क्या होती है, ऋणात्मक है। और जब इसकी दूरी हो जाती है ऋणात्मक तो जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति वो कैसी होगी, वो होगी वास्तविक एवं उल्टा। क्योंकि जो भी आपका वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा वो हमेशा और हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। यानी दर्पण के सामने बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक होगा, और जब वो वास्तविक होगा तो उल्टा वो होगा ही होगा। तो इसीलिए 40 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर में आप लोग से यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा गोलीय दर्पण वस्तु के हर तरह का प्रतिबिंब बना सकता है। मतलब बड़ा बना सकता है, छोटा बना सकता है, बराबर बना सकता है, उल्टा बना सकता है, सीधा बना सकता है, वस्तु के बराबर बना सकता है, हर तरह का प्रतिबिंब बना सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि दर्पण के परिवार में केवल आपका अवतल दर्पण ही एक ऐसा एकलौता दर्पण है जो हर प्रकार का ही क्या कर सकता है, वस्तु के प्रतिबिंब को बना सकता है। समझे ना। तो आप लोग दोस्तों इसको समझ कर रखिएगा कि 41 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 42 नंबर पर। देखिएगा 42 नंबर पर आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो
जो दर्पण का सूत्र होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f है। तो इसमें देखिए कौन मिल रहा है, इतना इतना के बराबर कौन मिल रहा है, तो वो मिल रहा है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को ही हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 43 नंबर पर, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 43 नंबर पर चलते हैं। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख फोकस के बीच रखे बीम के प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। यानी जब भी आप अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख फोकस, यानी दोस्तों हमने यहाँ पर अवतल दर्पण ले लिया, अहेजा हो गया दोस्तों आपका ध्रुव, अहेजा हो गया मुख फोकस, इसके बीच में अगर हम कोई वस्तु रख देते हैं तो इस वस्तु को रखने से जो इसका प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि जब भी आप अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच किसी वस्तु को रखिएगा ना तो इसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा, और जब भी इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो ये दोस्तों आपका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक तो होगा ना, वो कैसा होगा, तो वो आभासी होगा। और आभासी होने के साथ साथ सीधा होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी जो सीधा प्रतिबिंब होगा वो आभासी ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो आभासी होगी, सीधा होगी, और साथ ही साथ दोस्तों वस्तु से बहुत ही बड़ा यानी आवर्धित होगी। तो दोस्तों यहाँ पर 43 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आभासी, सीधा एवं आवर्धित। क्योंकि काल्पनिक को ही हम लोग बोलते हैं आभासी, और यहाँ पर भी सीधा दिया हुआ है तो ये तो आपका होगा ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ले लेते हैं आभासी, सीधा एवं आवर्धित। वास्तविक एवं उल्टा तो होगा ना, क्योंकि दोस्तों इसका जो प्रतिबिंब है वस्तु का वो दर्पण के पीछे बन रहा है, और दर्पण के पीछे जब भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इस पर। तो प्रश्न नंबर 44 पर देखिएगा, प्रश्न नंबर 44 में आप लोग से पूछा जा रहा है अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र से आगे बढ़ती है तो उसके प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने यहाँ पर एक अवतल दर्पण ले लिया, ये हो गया ध्रुव, और यहाँ पर दोस्तों ये हो गया वक्रता केंद्र, और यहाँ पर हो गया ये मुख फोकस, और यहाँ पर कोई वस्तु हमने रख दिया। ठीक है, मान चलते कोई वस्तु है आपका ए बी। ठीक है, हमने जो वस्तु ए बी यहाँ पर रखा है, अगर इस वस्तु को ए बी को अगर हम लोग क्या करते हैं वक्रता केंद्र से आगे मतलब इधर की अगर हम बढ़ाते हैं तो उसके प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार से कैसा होता है। तो दोस्तों मैं आपको सभी को बता दूं कि जब भी आप वक्रता केंद्र से अगर आगे वस्तु को बढ़ाइएगा ना तो इसका जो प्रतिबिंब का आकार होगा ना वो दोस्तों इस वस्तु के आकार से बड़ा होते जाएगा। क्योंकि जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इसका जो आकार होगा प्रतिबिंब का वो वस्तु के आकार के बराबर ही होगा, और साथ ही बनेगा भी कहाँ, तो उल्टा बनेगा, और साथ ही वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर वस्तु को अगर आगे घसकाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो आपके जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु से अब बड़ा बनना शुरू हो जाएगा, इससे अब बड़ा बनेगा। ठीक है, और साथ ही वक्रता केंद्र से बाहर बनेगा, वक्रता केंद्र अनंत के बीच बनेगा, या हो सकता है कि अनंत पर बने। ठीक है, तो आपका जो दोस्तों 44 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 45 नंबर पर। अवतल दर्पण के किस स्थान पर वस्तु का आकार उसके प्रतिबिंब के आकार के बराबर हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अवतल दर्पण के अगर हम लोग दोस्तों वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रख दें तो उस स्थान पर वस्तु के प्रतिबिंब का जो आकार है दोस्तों वो वस्तु के आकार के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों 45 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों 46 नंबर पर। देखिए 46 नंबर पर आप लोग से पूछा जा रहा है समतल दर्पण का आवर्धन निम्न में से होता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं कि जो समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, मतलब +1 होता है। अब मैं आप लोग को ये भी बताता हूँ कि कैसे होता है। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा गौर से मेरी बातों को समझिएगा। कितना होता है, तो +1। तो दोस्तों मैं आप लोग को अभी बता दूं कि जो वस्तु की दूरी होती है वो प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है ना, यानी u बराबर हो जाएगा कितना, तो v। और आप सभी को पता है दोस्तों कि किसी भी दर्पण में जो वस्तु होती है वो हमेशा बाईं ओर होती है, और बाईं ओर स्थित वस्तु की जो दूरी होती है वो होती है दोस्तों ऋणात्मक। तो यहाँ पर हम लोग चिन्ह ले लेंगे कैसा, तो हम लोग यहाँ पर चिन्ह ले लेंगे ऋणात्मक। और आप सभी जानते हैं कि आवर्धन यानी हम लोग मैग्निफिकेशन को यहाँ पर दोस्तों किससे हम लोग यहाँ पर इसका संबंध स्थापित करते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या चुका है, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी, और यहाँ पर हो जाएगा -u, यानी कह सकते हैं कि -v/u। ठीक है, तो दोस्तों जब हम लोगों ने प्रतिबिंब के स्थान पर क्या रखा, हमने यहाँ पर भी रख दिया v, और साथ ही यहाँ पर जो u है वो v के आकार के बराबर है, आकार के बराबर है। तो यहाँ पर u का जो दोस्तों यहाँ पर जो u देख रहे हैं ना, तो u के स्थान पर क्या होगा, v आ जाएगा, और साथ ही u के स्थान पर क्या है, इसको गुणा कर देंगे, ये जो माइनस है वो चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा -v। समझते रहिए मेरी बात को, -v। तो ये -v है, अब पहले से कोई माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये केवल बचेगा +v, और ऊपर केवल क्या है, तो v, दोनों को कटा देंगे तो क्या बचेगा, तो हमारे पास केवल +1 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 46 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा +1, यानी समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो हमेशा दोस्तों +1 ही होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए को। चलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न पर। अवतल दर्पण का आवर्धन निम्न में से होता है। आप लोग बताना है कि अवतल
अवतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो निम्न में से कैसा होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अवतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिएगा दोस्तों 48 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है इसलिए उसका आवर्धन होगा। आपको बताना है कि जब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना तो इसका आवर्धन कैसा होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि जिस किसी भी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी जैसा होगा उसका आवर्धन भी वैसा ही होगा। यानी अगर किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी तो उसका दोस्तों जो आवर्धन होगा वो भी धनात्मक ही होगा। यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो उसका आवर्धन भी ऋणात्मक होगा। देखिए दोस्तों 49 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है कि इस दर्पण में फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वक्रता त्रिज्या सदैव धनात्मक ही होती है। आपको दोस्तों बताना है। तो आप लोग जरा बताइएगा ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वक्रता त्रिज्या सदैव धनात्मक ही होता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि जो उत्तल दर्पण होता है इसमें केवल वस्तु ही क्या होती है इस दर्पण के बाईं ओर होती है और बाईं ओर स्थित वस्तु की जो दूरी होगी वो हमेशा कैसा होगा तो वो दोस्तों हमेशा ऋणात्मक होगा। लेकिन इस दर्पण के दोस्तों दाईं ओर क्या होता है आपका फोकस और आपका दोस्तों वक्रता त्रिज्या निर्मित होता है। तो इसका मतलब कि दाईं ओर की जो दूरी होगी किधर दर्पण की इस ओर दाईं ओर की जो दूरी होगी चाहे वो प्रतिबिंब की हो, चाहे वो वक्रता त्रिज्या को, चाहे वो फोकस दूरी की हो, वो कैसी होगी तो वो धनात्मक होगी। तो दोस्तों वो जो आपका दर्पण है वो होगा आपका उत्तल। यानी उत्तल ही एक ऐसा एकलौता दर्पण है जिसमें फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वक्रता त्रिज्या तीनों ही क्या होती है धनात्मक होती है। इसीलिए हम लोग 49 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। 50 नंबर में आप लोग से यहाँ पर पूछा जा रहा है जब वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा हो तो वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। तो आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। देखिए सबसे आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से दोस्त आप लोग बताना कि जब भी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति अगर वास्तविक एवं उल्टा हो तो वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। तो दोस्तों आप लोग समझना अगर जब भी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब है वस्तु का वो दोस्तों इस तरफ की होगी। और ऊंचाई पूछ रहे हैं तो ऊंचाई कहने का मतलब कि हम लोग ये निकालना चाह रहे हैं यानी कि हाइट। तो अगर दोस्तों आप लोग कार्तीय तल पढ़े होंगे तो इधर होता है प्लस वाई, नीचे होता है वाई डैश, इधर होता है एक्स प्लस, इधर होता है एक्स डैश। तो अगर दोस्तों हम लोग ऊपर की ओर दूरी मापेंगे ना, ऊपर की ऊंचाई मापेंगे तो ये रहेगा धनात्मक। अगर हम नीचे की ओर मापेंगे मूल बिंदु से नीचे की ओर, क्योंकि मूल बिंदु कौन होता है तो आपका दर्पण का ध्रुव, ध्रुव को क्या बोलेंगे हम लोग मूल बिंदु हम लोग मान लेंगे पी को, पोल को। तो इसके नीचे जब ध्रुव से हम लोग नीचे की ऊंचाई मापेंगे तो ये कैसा होगा ऋणात्मक। तो जो आपके वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आपके ध्रुव से क्या है नीचे की ओर बन रहा है ना, नीचे की ओर बन रहा है। तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो कैसी होगी एच, तो वो होगी ऋणात्मक है। तो आप लोग समझ के रखना कि 50 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा तो बी। यानी जब भी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति अगर वास्तविक उल्टा हो यानी वस्तु का प्रतिबिंब अगर उल्टा हो तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो ऋणात्मक, अगर सीधा रहेगा तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो धनात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या करेंगे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों बाकी आप देख सकते हैं कि इसके नीचे मैंने सारा का सारा आंसर शीट दिया है। तो आप लोग दोस्तों इस पीडीएफ को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दोस्तों आप लोग इसे लोड कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों को मेरा ये पीडीएफ प्राप्त नहीं होगा आप लोग मुझे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस पीडीएफ की लिंक को ओपन कर हमें मैसेज कीजिएगा, मैं दोस्तों आप लोग को दोस्तों पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुल जितने सारे आपके मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 50 ठो, उन सबको दोस्तों मैंने आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है। अगर दोस्तों मेरे ये वीडियो आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया है, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोग का जो प्रकाश का जो परिवर्तन वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर हो चुकी है। तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो पहले के भांति मेरे दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।